अलेक्जेंडर का नाम याद है, नेपोलियन का नाम याद है और अकबर का भी नाम शायद आपने इतिहास में सुना ही होगा। लेकिन एक भारतीय राजा ऐसे भी थे जिन्होंने 1000 साल पहले न सिर्फ जमीन बल्कि समुंदर भी जीत लिया था। समुंदर पार करके वो ईस्ट एशिया में गए थे और वहाँ जा करके भी उन्होंने भारत का डंका बजाया था। और उस टाइम पर उनके पास सबसे बड़ी नेवल फ्लीट हुआ करती थी, सबसे बड़ा नौसैनिक अभियान उन्होंने उस टाइम लॉन्च किया था। उत्तर भारत के अंदर से वो गंगा का पानी लेकर के साउथ में गए और वहाँ पर एक शहर बनाया, नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम, यानी कि ऐसा शहर जिसको चोल राजाओं ने बनाया है और गंगा को जीतने के बाद बनाया है। राजा का नाम है राजेंद्र चोल। शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अब सुन लिया है तो शायद भूल नहीं पाओगे। राजेंद्र चोल कोई साधारण शासक नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक लेगेसी क्रिएट की। और वो किसी साधारण परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनके पिता राजा चोल वो खुद एक बहुत महान सम्राट थे और पूरा दक्षिण भारत उनके नाम से थर-थर कांपता था। अगर आपने PS1 और PS2 मूवी देखी है पोनियन सेल्वन, जिसके अंदर विक्रम लीड रोल में थे, तो उस मूवी के अंदर पोनियन सेल्वन का रोल जिस व्यक्ति पर आधारित है वो व्यक्ति वास्तव में राजा चोल थे, यानी कि राजेंद्र चोल के पिता। बचपन से राजेंद्र चोल ने न सिर्फ तलवार की धार को तेज करना सीखा था, बल्कि दिमाग की धार को कैसे तेज किया जाए ये भी सीखा था। बचपन से ही उन्होंने युद्ध को एक लड़ाई की तरह नहीं बल्कि शतरंज के खेल की तरह देखा। जहां उनके पिता दक्षिण भारत के बहुत महान सम्राट थे, तो उनका सपना दक्षिणी नहीं बल्कि उत्तर भारत तक में अपनी पहुंच बनाना और समुद्र को पार करके विदेशों के अंदर भी भारत की शक्ति का लोहा मनवाना, ये उनके जीवन का लक्ष्य था। राजेंद्र चोल ने जब गद्दी संभाली तब उनकी गिनती दक्षिण भारत के बहुत बड़े शासकों में की जाती थी, लेकिन उनका मकसद सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित रहने का नहीं था और इसीलिए वो आ गए उत्तर भारत की तरफ। और बंगाल के अंदर जो पाल शासक हुआ करते थे उनके साथ उनकी लड़ाई हुई और उनको उन्होंने पराजित किया। उसके बाद पूरे भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक वो बन गए और उस समय उस जीत की प्रसन्नता के अंदर उन्होंने उत्तर भारत से अंदर जो पवित्र गंगा नदी है वहाँ का कुछ पानी लिया और उसको लेकर के वापस अपनी राजधानी पर लौट आए और वहाँ पर उन्होंने एक नया शहर बनाया जिसका नाम था गंगाईकोंडा चोलापुरम, यानी कि ऐसा शहर जो उस चोल राजा ने बनाया है जो उत्तर भारत से गंगा को जीत करके लाया है। अब कई लोग कहते हैं कि ये जो राजधानी बनाई उसका नाम गंगाईकोंडा चोलापुरम रखा, ये उनके अहंकार का प्रदर्शन था, बल्कि ऐसा नहीं था। एक प्रकार से उन्होंने गंगा नदी को दक्षिण भारत के अंदर भी वही सम्मान दिया जो उत्तर भारत के अंदर प्राप्त है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत की एकता स्थापित करने का कार्य किया था। और वहाँ उन्होंने बनाया एक बहुत बड़ा 700 एकड़ का तालाब जिसका नाम उन्होंने रखा चोला गंगा, और इसके अंदर उस पानी को विसर्जित किया गया जिसको वो गंगा नदी से लेकर के आए थे, यानी कि एक तीर्थ कुंड के रूप में उसका महत्व उन्होंने स्वीकार किया। राजेंद्र चोल ने एक बात समझ ली थी कि अगर वो सिर्फ जमीनों पर कब्जा करते रहेंगे, जमीनों को लड़ाई करते रहेंगे, तो इतिहास उनको सिर्फ एक सामान्य शासक के रूप में याद करेगा। और इसीलिए उनका अगला लक्ष्य था समुद्र पार करके जो पूर्वी एशियाई देश हैं जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इनके ऊपर जाकर के अपना आधिपत्य स्थापित करना। और इसीलिए उन्होंने उस समय का सबसे बड़ा नौसैनिक अभियान शुरू किया और उनके नौसैनिक बेड़े के अंदर सभी प्रकार के जहाज शामिल थे, जिनको आज हम आधुनिक नेवल फोर्सेस के अंदर देखते हैं। इनको अपन डिस्ट्रॉयर, वॉरशिप्स, सप्लाई शिप्स बोलते हैं। सभी प्रकार के शिप्स उनके पास थे। यहाँ तक कि उनके कुछ शिप्स तो ऐसे भी थे जो उन्होंने चाइना से लिए थे। और फिर उन्होंने एक ऐसा काम भी करके दिखाया जो शायद उस समय लोगों को असंभव लगता था। वो उन जहाज़ों के जरिए अपने साथ हाथियों को लेकर के पहुंच गए पूर्वी एशिया, और जहां पर उस हाथियों के जरिए उन्होंने उस साम्राज्य के ऊपर हमला कर दिया। उस समय पर जो मलेशिया, थाईलैंड, ये जो पूर्वी एशियाई देश हैं, उनके ऊपर एक साम्राज्य था, उसका नाम था श्री विजय साम्राज्य। और राजेंद्र चोल के हमले के बाद श्री विजय साम्राज्य एक प्रकार से उसका अंत हो गया। फिर वहाँ पर स्थापित हुआ राजेंद्र चोल का साम्राज्य और एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का उदय वहाँ पर पूर्ण रूप से हुआ। ये जो युद्ध था ये मात्र इसलिए नहीं था कि वो कुछ कब्जा करना चाहते थे या वो उस राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य चाहते थे, बल्कि बात यह है कि अगर दो अलग अलग स्थानों के ऊपर एक ही राजा का शासन होता है, एक ही राजनीतिक प्रणाली होती है, तो उन दो स्थानों के मध्य व्यापार बढ़ जाता है, उनके बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ जाता है और उनके बीच में एक एकता बढ़ जाती है। और इसी उद्देश्य से राजेंद्र चोल ने पूर्वी एशियाई देशों के अंदर ये कार्रवाई की थी। आज भी उन पूर्वी एशियाई देशों के अंदर भारतीय संस्कृति के लक्षण पाए जाते हैं, चाहे वो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर हो या फिर वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर बने हुए मंदिर हो, चाहे वहाँ की स्थानीय कला हो और संस्कृति हो, सभी के ऊपर भारतीय प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। और इसका सबसे बड़ा योगदान दिया जाता है राजेंद्र चोल को।
यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि उस समय के अधिकांश राजा एक दूसरे पर आक्रमण धन के लिए या लूटपाट के लिए या अपना आधिपत्य जमाने के लिए करते थे। लेकिन राजेंद्र चोल ने जब ये कार्य किया तो उन्होंने कोई वहां जाकर के लूटपाट नहीं की, बल्कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उस क्षेत्र का डेवलपमेंट भी कंप्लीटली हो और भारत और पूर्वी एशिया के मध्य में कल्चरल एक्सचेंज हो। ये एक ग्लोबल पावर प्ले था और इंडिया उस टाइम के डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड पर एक किंग के रूप में उभर चुका था। और ये बात तब की है जब शायद कोलंबस को जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय पर भी भारत के लोग विदेशों में जाकर के अपना डंका बजाते थे। राजेंद्र चोल सिर्फ तलवार के दम पर ही नहीं जीते, बल्कि उन्होंने संस्कृति को, कल्चर को, अपने हेरिटेज को अपना हथियार बनाया। जहाँ पर दूसरे राजा सिर्फ और सिर्फ लूटपाट, आक्रमण ही काम करते थे, राजेंद्र चोल ने श्रीलंका के अंदर जाकर के वहाँ पर मंदिरों को दान दिया और वहाँ पर बड़ी बड़ी एकेडमीज खुलवाई। एनएआरएम में उन्होंने एक ऐसा संस्थान खुलाया जिसके अंदर 340 विद्यार्थी एक साथ पढ़ सकते थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि वो एक प्रकार की पुराना आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूट था जहाँ पर स्टूडेंट्स हर प्रकार की नॉलेज देते थे। राजेंद्र चोल सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही महान आर्किटेक्ट भी थे। उनके पिता राजा चोल ने अपनी राजधानी तंजौर के अंदर एक मंदिर बनाया था, बहुत ही विशाल मंदिर, जिसका नाम था बृहदेश्वर मंदिर। नाम से ही जाहिर होता है बृहद यानी कि बड़ा मंदिर। तो राजेंद्र चोल ने निश्चय किया कि उसी प्रकार का मंदिर का निर्माण वो अपनी नई राजधानी गंगाईकोंडा चोलापुरम के अंदर भी करवाएंगे। मंदिर की खासियत ये थी कि इसके शिखर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ग्रेनाइट का पत्थर रखा हुआ था। इसका वजन लगभग 82 टन था। इतना बड़ा पत्थर और उस मंदिर के शिखर पर कैसे रखा जाएगा? और इसके लिए उस टाइम के इंजीनियर्स ने एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया। उन्होंने एक 20 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया और उस रैंप के थ्रू हाथियों के माध्यम से इतना बड़ा पत्थर मंदिर के शिखर पर पहुंचाया गया ताकि मंदिर के संपत्ति को नुकसान हुए बिना उस बड़े से शिखर पत्थर को वहां पर ठीक प्रकार से स्थापित किया जा सके। आप देखेंगे विश्व के अंदर ऐसा आश्चर्य बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतिहास इतने बड़े आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की कोई चर्चा ही नहीं करता। तो सवाल ये है कि एक राजा जिसने भारत का कल्चर को विदेशों तक पहुंचाया, समुद्र को जीता, इतने अच्छे अच्छे निर्माण करवाए, संस्कृति का प्रचार किया, आखिरकार क्यों हमारे इतिहास ने उसको भुला दिया? ये भूल आखिर कैसे हुई? और ये सिर्फ कोई भूल नहीं है बल्कि एक क्राइम है। दरअसल आज़ादी के बाद के जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए इतिहास को इस तरीके से लिखा जिसके अंदर भारत के जो ओरिजिनल राजा थे उनका तो नाम बिल्कुल दबा दिया गया और जो लोग इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, जिन्होंने भारत को लूटा, भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, उनका नाम बड़े ही बड़ा चढ़ा करके लिखा गया। और राजेंद्र चोल जैसे राजाओं का इतिहास में सिर्फ एक फुटनोट बना करके रख दिया गया। क्यों? क्योंकि वो उनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठते थे। और यही कारण है कि आज भी भारतीय स्टूडेंट उनको ऐसा फील होता है कि वो एक कॉलोनियल प्रोडक्ट हैं। आज उनको लगता है कि भारत के अंदर जो भी चीज़ें हैं, आसपास जो भी डेवलपमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के दम पर हुआ है या फिर यूरोपियन कंट्रीज से टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की उसके दम पर हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका सच्चा इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता। स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे कि अगर आप किसी ब्रिटिश बच्चे से पूछेंगे तो वो आत्मविश्वास के साथ कहेगा कि मैं एक ब्रिटिश हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप यही बात किसी भारतीय बच्चे से पूछेंगे तो संकोच कर जाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। और आप बच्चे की तो क्या बात करें, बच्चे के पिता से भी अगर आप पूछेंगे ना तो उसके अंदर भी इतनी साहस नहीं है कि वो इस बात को बोल सके कि मैं भारत के होने के नाते सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि ब्रिटिश बच्चे को शुरू से ये पढ़ाया जाता है कि वो उस रेस से बिलोंग करते हैं, उस कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसका किसी ज़माने में पूरे विश्व के अंदर शासन रहा करता था और जिसके पूर्वजों ने बहुत महान विजय हासिल करी थी। लेकिन किसी भारतीय बच्चे को ये बात बताई नहीं जाती, जबकि हमारे पूर्वज बहुत बड़े विजेता थे, बहुत बड़े विद्वान थे। विज्ञान हो चाहे कला हो, हर क्षेत्र के अंदर उनका बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा था। लेकिन फिर भी उनकी गौरव गाथाएं कभी हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को बताई नहीं जाती हैं और इसीलिए शायद हमारे अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है जो हमारे यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के अंदर होता है। और इसीलिए हम आज भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आज तक हमारी ग्रेटनेस बताई नहीं गई। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को दोबारा खोलें और हम उन राजाओं के बारे में पढ़ें, उन महान लोगों के बारे में चर्चा करें जो न सिर्फ एक शासक थे बल्कि हमारे राष्ट्र के रक्षक थे। क्योंकि अगर हम अपनी कहानी नहीं बताएंगे तो कोई दूसरा हमारी कहानी बताएगा और वो उसी तरीके से बताएगा जिसमें उसको फ़ायदा होगा।